हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है परफेक्ट गेटवे। तो कहानी की शुरुआत एक वेडिंग फंक्शन से होती है जहां पर सभी लोग बहुत खुश हैं। उसके अगले ही पल इनमें से हम स्टैनली और ग्रीड को देखते हैं जो कि अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए हवाई आए हुए हैं। उनका प्लान है कि वो साइलैंड पर जाकर कुछ दिन बिताएंगे या फिर ट्रक करेंगे, जहाँ पर जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा क्या है वहाँ, चलिए जानते हैं। होटल पहुंचने के बाद ये लोग अगले दिन एक शॉप पर पहुंचते हैं जहां से कुछ सामानों को खरीदते हैं जो कि हाइकिंग के लिए काम आने वाले। उनके जाने के बाद हम एक न्यूज़पेपर की हेडिंग देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि होलुलु बीच पर पिछले दिनों एक कपल की लाश मिली है जिन्हें किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग उसी बीच की ओर जा रहे हैं। अब बीच रास्ते में इन्हें कपल मिलता है जिसमें से लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन स्टैनली कार को आगे जाकर रोकता है, जिससे कि ग्रीड कुछ खास खुश नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी अनजान लोगों को लिफ्ट दिया जाए। लेकिन तब तक वो लोग अपना सामान इनकी कार में रखना शुरू कर देते हैं और उनके सामान पर लिखे नाम से हमें पता चलता है कि लड़के का नाम कील और लड़की का नाम क्लियो है। क्लियो ग्रीड से कहती है कि अगर वो लोग बीच तक जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ तक छोड़ दे, लेकिन वो मना करते हैं और झूठ बोलती है कि वो तो दूसरी ओर जा रहे हैं, जिससे कि स्टैनली उसका साथ देता है। लेकिन फिर क्लियो के अच्छे बर्ताव की वजह से ग्रीड हाँ कर देती है और उन्हें साथ चलने को कहती है। लेकिन केल को उनकी बात ये पसंद नहीं आती और इसीलिए वो गुस्से में उसे कार से उतरने को कहता है। हालांकि क्लियो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन केल के कहने पर वो उतर जाती है। और उसके गुस्से को देखकर ये दोनों काफ़ी हैरान थे कि आखिर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इतना डरा कर क्यों रखता है। खैर, अब ये लोग अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां से आगे जाने का रास्ता बहुत ही सक्रिय होने वाला है। ऐसे ही एक रास्ते पर ये लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन तभी डिफ नाम का लड़का आकर इनकी मदद करता है। पर जब बारी आती है ग्रीड की उस रास्ते को पार करने की तो वो आखिरी रास्ते पर थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है। पर सही मौके पर डिफ उसे पकड़ लेता है और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। डिफ भी वहां जा रहा था जहां ये लोग जा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और पहुंच जाते हैं उस आइलैंड पर जहां पर आना हर किसी का सपना है। लेकिन पहुंचते बहुत ही कम लोग हैं और घर वापस भी बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। अब उसी बीच पर इन्हें लड़कियों का ग्रुप में जो किसी साइको कपल के बारे में बात कर रही थी, जो यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और फिर उनकी लाश के साथ बुरे बुरे काम करते हैं। ये सुनकर दोनों ही बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था और ना ही उनके गाइड ने ऐसा कुछ बताया था। अब डिफ इन बातों पर यकीन नहीं करता और इसीलिए वो उन्हें आगे चलने को कहता है जहाँ पर एक खूबसूरत सा वाटरफॉल था। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड क्लियर भी थी और डिफ उसके साथ जाकर एंजॉय करने लगता है। अब ग्रीड भी पानी में चली जाती है, लेकिन स्टैनली कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। वो इंटरनेट की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और फाइनली उसे एक जगह मिल जाती है जहां वो उस कपल के बारे में सर्च करता है, जिसमें उसे वही न्यूज़पेपर वाली न्यूज़ देखने को मिलती है। साथ में एक धुंधली पिक भी उसी कपल की थी, लेकिन वो सही से दिख नहीं रही थी। तभी अचानक से उनके सामने वहां पर कील और क्लियो आते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे के तो होश उड़ जाते हैं कि अचानक से ये कहाँ से आ गए। वो कील से पूछता है कि क्या वो उनका पीछा कर रहा है, तो वो बात को पलटते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इस आइलैंड पर आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। उसकी बातें सुनकर स्टैनली को लगता है कि शायद वो उसे लिफ्ट ना देने की वजह से गुस्सा है, पर केल को तो अलग ही जुनून में था। ऐसा लग रहा था कि मानो अगर उसे बस चलता तो वो अभी उसे यहीं पर मार कर खत्म कर देता। अब बात आगे बढ़ पाती कि तभी वहां पर डिफ आ जाता और उसे चलने को कहता है। उसके आने पर केल उसे जाने देता है, पर जाते जाते कहता है कि वो जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि दोनों की मंजिल एक ही। वापस आने पर वो स्टैनली को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो लोग मुझे फिर से मिले, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। पर आखिरी समय पर जब स्टैनली अपनी परमिट चेक करता है तो वो तो गायब था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। पास में रखा उसे केल और क्लियो का बैग दिखता है। अब उसके मन में आशंका थी कि इसीलिए वो धीरे से उसके बैग भी चेक करता है, पर परमिट तो उसमें भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक कार्ड मिलता है जिसे पता चलता है कि केल अभी पैरोल पर बाहर आए, मतलब वो जेल जा चुका है। और ये जानकर वो थोड़ा डर जाता है। अब चारों वहाँ से निकल जाते हैं अपने आगे की सफ़र के लिए, जिसके रास्ते बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। इसीलिए इन्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा क्योंकि कहीं पर कुछ भी हो सकता है। बीच रास्ते में डिफ और क्लियर को लगता है कि यही दोनों वो साइको कपल हैं और उन दोनों को लगता है कि ये दोनों वो कपल है। और ऐसे ही शक भरी निगाहों के साथ दोनों में कई मील का सफ़र तय कर लेते हैं। जब बारी आती है आराम करने की तो डिफ बताता है कि वो पहले यूएस आर्मी में था, पर सर पर चोट लगने के कारण उसे बाहर होना पड़ा। वो अपने सर पर लगी एक मेटल प्लेट को भी दिखाता है और साथ में रखे हुए अपने चाकू को भी, जिसे देखकर वो दोनों थोड़े से डर जाते हैं।
अब थोड़ी दूर जाने के बाद स्टैनली सही मौका देखकर ग्रीड को वो फोटो दिखा कि मुझे लगता है कि यही दोनों वो कपल हैं जो लोगों को मारते हैं। लेकिन ग्रीड का कहना था कि ये फोटो ब्लर है और ऐसे वो किसी पर भी शक नहीं कर सकते। लेकिन स्टैनली मानने को राजी नहीं था। तो स्टैनली कहता है कि आगे जाकर रास्ता और भी सुनसान और सक्रिय होने वाला है, इसीलिए हमें अभी सोचना होगा। इतने में उन्हें वो दोनों आवाज लगाने लगते हैं तो उन्हें फिर से साथ में चलना ही पड़ता है। 2 वार्निंग बोर्ड भी दिखाई पड़ते हैं जिनमें तेज बारिश की चेतावनी दी गई थी। अब कुछ देर चलने के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है, इसीलिए ये लोग वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं। और इसी बीच सभी देखते हैं कि डिव जंगल की ओर मुंह करके बहुत ही अजीब तरह से खड़ा हुआ है। उसे ऐसे बहुत देर तक खड़ा देखकर सभी थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया। लेकिन फिर वो पलटता और बताता है कि उसने अभी कुछ बकरियों को देखा है पेड़ों के पीछे, इसीलिए वो उनका शिकार करने के लिए जा रहा है। वो अपने साथ स्टैनली को भी चलने को कहता है, लेकिन वो तो साफ मना कर देता है क्योंकि उसने जंगल में किसी भी तरह की कोई बकरी दिखाई नहीं दी। उसे तो ये शक था कि कहीं वो जंगल में जाकर वो उसे मार ना दे। लेकिन फिर डिव सभी के सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसे मजबूरन चलना पड़ता है। अब अंदर जंगल में जाकर एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ बहुत ही ज्यादा शांत होता है। उस दौरान डिव स्टैनली से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों हमें कातिल समझ रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये भी सच है कि हम लोग भी तुम्हें वही समझ रहे हैं। उसकी बातों से अभी भी स्टैनली को उस पर शक है, इसीलिए वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ तो कोई भी बकरी नहीं है। तो वो बताता है कि जब से वो यहाँ पर आया है कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने 2 लोगों की परछाई भी देखी है। और ये सुनकर स्टैनली फौरन ग्रीड के पास जाने लगता है उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन डिव उसे रोकते हुए कहता है कि वो क्लियर के साथ सेफ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों फिर से अपनी तलाश जारी रखते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लियर और ग्रीड के बीच काफ़ी बातें होती है। वो ग्रीड से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, जिसमें वो कहती है कि वो स्टैनली के साथ एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि किसी की भी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट होता है और उसी पास्ट के बारे में वो पूछती है। पहले तो स्टैनली ऐसा कुछ ना होने का दावा करती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खुलने लगती है और बताती है कि उसकी लाइफ में एक रॉकी नाम का लड़का था। स्टैनली से पहले वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा शरीफ था, लेकिन उससे ही पता था कि वो कितना बेरहम है। और एक बारी जब हम डेट पर गए थे तो उसने एक कुत्ते की लाश को दिखाया जो उसके पड़ोस में रहता था और बताया कि उसने ही उसे मारा है और दफन कर दिया। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सहम सी जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता। ये सब बताते हुए वो इमोशनल हो जाती है, जिसे क्लियर पूछती है कि क्या उसने ये बात किसी को बताई है। तो वो कहती है कि नहीं, रॉकी ने उसे धमकी दी है, अगर किसी को उसने बताया तो वो उसकी फ़ोटोज़ वायरल कर देगा। पर आज मैंने तुमसे ये बात शेयर कर दी है। उधर हम दोनों को जंगल में देखते हैं जिनकी अभी भी तलाश जारी है। वो किसी भी तरह से उन दोनों को ढूंढना चाहते हैं जिनकी परछाई उन्हें दिखी थी। पर क्या सच में ऐसा कोई है या फिर बस एक वहम था? चलिए जानते हैं। जंगल में स्टैनली को काफ़ी डर लग रहा था, ऊपर से डिव भी उसे डराता रहता है। इसी दौरान वो देख कोई इंसान है जो थोड़ी दूर पर आग जलाए हुए। वो इस बारे में डिव को भी बताता है, लेकिन वो बिना सुने ही आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए वो खुद ही अकेले उस तरफ बढ़ने लगता। तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। स्टैनली भी उस पर वार करता है और फिर पता चलता है कि ये तो शॉप ओनर है जहाँ से इन्होंने सामान लिया था। वो बताता है कि वो तो बस उसे परमिट को लौटाने के लिए आया था, जो कि वो भूल गए थे। वहीं इसके बाद वो बाहर आ जाता है। इतने में डिव बकरी पकड़ कर ले आता और फिर दोनों बहुत ही अजीब तरीके से उसे काटना शुरू कर देते हैं, जिसको देख कर इन्हें पूरा यकीन हो जाता है। इसीलिए रात होने पर ये लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे इन्हें यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन स्टैनली कहता है कि अभी ये जगह बहुत सुनसान है, हम इनके सामने नहीं भाग सकते और इसीलिए जब तक बीच तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमें हंसी खुशी इनके साथ ही रहना होगा। वो भी राजी हो जाती है। नेक्स्ट डे स्टैनली की आंख हेलीकॉप्टर की आवाज़ से खुलती है, जो कि पुलिस का था। उन्हें वो 2 कातिल मिल गए थे जिन्हें इतनी दिनों से ढूंढा जा रहा था। ये लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि किलियो और केल थे, जिनके पास उन लोगों के दांत और कुछ हथियार भी मिले थे। लेकिन वो बार बार उनसे कहते हैं कि वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है और वापस आते टाइम स्टैनली सभी के सामने यह मान लेती है कि उन्होंने उन दोनों को कातिल समझ लिया था। अच्छा हुआ सब कुछ सही टाइम पर हो गया, वो दोनों भी यही कहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सब कुछ थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया? ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। खैर, अब कातिल के पकड़े जाने के बाद सभी बहुत चिल हो जाते हैं, फिर से बीच की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें और भी कुछ लोग मिलते हैं जिनके साथ सभी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद स्टैनली डिव से समुद्र में चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका कुछ और प्लान है। लेकिन बार बार कहने पर वो मान जाता है और जाते हुए ग्रीड से कहता है
कि जब क्लियर आए तो उसे बता देना कि वो शाम तक लौटेगा। कुछ ही देर बाद क्लियर आ जाती है और उसे ग्रीत बताती है कि वो दोनों समुद्र में गए, शाम तक लौटेंगे। उन्हें जाते देखकर वो ग्रीत के कैमरा में उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, पर जब वो उसे खोलती है तो उसे उसमें कुछ वीडियोस और फोटोज मिलते जो कि शादी के थे। ये काफ़ी नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जब क्लियर कुछ देर उन वीडियोस को देखती है तो उसे कुछ उसमें बहुत ही अजीब दिखता है। इसीलिए वो फौरन डिफ को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन वो अब नहीं सुनता। वो उसे कॉल भी करती है पर कोई फायदा नहीं था। इसीलिए वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर भागना शुरू कर देती है। अब उसे भागता हुआ देखकर स्टैनली भी खड़ी होती है और उस कैमरा को देखती है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे भागने लगती है। दरअसल उसने जो शादी की वीडियो देखी थी वो असल में स्टैनली और ग्रीट की थी, वो भी रियल वाले, जी हाँ असली वाले, क्योंकि अभी जो स्टैनली और ग्रीट उनके सामने हैं वो असल में निया और रॉकी हैं, वही साइको कपल जो लोगों को मार देते हैं। और इन्होंने उन दोनों कपल को मौत के घाट उतार दिया था, फिर उनकी पहचान खुद की बना ली। जिस लड़के के बारे में उस दिन ग्रीट बता रही थी यानी कि निया, वो कोई और नहीं बल्कि यही रॉकी था। वेल अभी तक हमें यही लग रहा है कि किलियो और केल ही कातिल है, लेकिन असल में इस कहानी में तो कुछ और ही चल रहा है। पर अभी डिफ इस बात से अनजान है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं उस दिन जब रियल स्टैनली और ग्रीट अपने हनीमून मनाने के लिए आए थे, लेकिन तब तक इन दोनों की नज़र उन पर पड़ गई। ये काफ़ी अमीर भी थे और इसीलिए रॉकी ने पहले अपना फेस एकदम स्टैनली जैसा कर लिया और फिर धीरे धीरे एक दिन बड़ी ही चालाकी से उसे मार दिया। इसी दौरान उनके बीच आ गए किलियो और केल, जिन्हें इन्होंने अपना शिकार बनाया और बड़ी ही चालाकी से रॉकी ने उसके बैग में वो दांत और कुछ हथियार छुपा दिए। जिसके बाद उसने जंगल में मिले उस शॉप ओनर को बता दिया कि असल में कातिल वही है, और उसने वही किया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं, लेकिन अभी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद इन्हें डिफ और क्लियर मिल जाते हैं जिन्हें अपना अगला शिकार बनाना चाहते हैं। दरअसल रॉकी एक खास किस्म का नशा करता है जिसे लेने के बाद इंसान किसी जानवर में बदल जाता है, और ऐसा करने में उसके साथ निया भी उसका साथ देती है ना चाहकर भी। इसी बीच हम देखते हैं कि रॉकी डिफ को लेकर एक जगह पर आए जो कि सी केव जैसी है। वहाँ डिफ महसूस करता है कि स्टैनली का बिहेवियर कुछ खास ठीक नहीं लग रहा और इसीलिए वो सतर्क हो जाता है। उसके सामने स्टैनली अपना चश्मा तोड़ देता है और कुछ अजीब अजीब बातें बोलना शुरू कर देता है। अब तो उसे यकीन हो जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़, इसीलिए वो अपना चाकू निकालने लगता है, लेकिन इतने में स्टैनली उसे शूट कर देता है और वो वहीं मारा जाता है। तभी उस केव के ऊपर क्लियर आ जाती है और वो डिफ को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है। अब यहाँ स्टैनली उस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन वो बच जाती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि वहाँ आ जाती है ग्रीट जो कि उस पर वार करती है, लेकिन क्लियर भी पीछे नहीं थी। दोनों में लड़ाई होती है जिसकी वजह से उसे पानी में वो गिरा देती है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो उसके पैर में चाकू घुसा देती है जिससे कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क मौजूद था। वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वो बंदा उसकी बातों को मजाक में लेता है और फ़ोन को काट देता है। इतने में हम देखते हैं कि रॉकी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश में लगता है, लेकिन क्लियर उसके हाथ में अपना चाकू घुसा देती है और भागना शुरू करती है। यहाँ रॉकी गोलियां तो चलाता है पर वो फिर भी बच जाती है। अब समय रहते वो उस चाकू को बाहर निकाल लेता है और निया को वॉकी टॉकी से बताता है कि उसने किसी से बात की है, तुम बीच पर जाकर पुलिस को गुमराह करो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असल में जो गोली उसने डिफ को मारी थी वो उसके सर में लगे स्टील प्लेट की वजह से रुक गई थी, यानी कि वो अभी जिंदा है और अब उसे अपना बदला लेना है। अब आएगा खेल में असली मजा, क्योंकि अभी इन दोनों को कोई ताकतवर कंटेंडर नहीं मिला था। उधर रॉकी क्लियर के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। वो जाकर एक जगह रुकती है जहाँ पर कुछ मेडिकल लोग थे जो क्लियर की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उनका सामना ही नहीं करती और भागने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ रॉकी आ जाता है जो पहले से शरीफ होने का नाटक करता है और उनसे कहता है कि ये मेरी दोस्त है, इसे नशे की आदत है और इसीलिए ऐसे भाग रही है। लेकिन उन लोगों को तो उसमें कुछ डाउट लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। जब रॉकी को पता चलता है कि अब शायद उसका पोल खुल जाएगा तो वो उन लोगों को भी मार देता, जिसे डर कर क्लियर वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि वो भी उसके पीछे भागता, ऊपर आ जाता है डिफ। वो उसके दोनों हाथों को चीर देता है जिससे कि रॉकी सही से बंदूक तक पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ आया ऊंट पहाड़ के नीचे। डिफ उसकी ओर अपना चाकू करके बढ़ता है, क्योंकि अब इस कहानी को ख़त्म करने का समय आ गया। लेकिन इतने में ऊपर से आवाज़ आती है हेलीकॉप्टर की, क्योंकि क्लियर बात के मुताबिक पुलिस को गुमराह करके यहाँ तक ले आई है और उनके नज़रिए में डिफ ही वो कातिल है। वो उसके ऊपर एम करते हैं, तभी वहाँ पर क्लियर आती और उसे खींचकर दूर ले जाती है और गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे शायद ये पता चल चुका था कि वो अब नहीं लड़ सकते। अब उन दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखकर क्लियर को खुद पर शर्म आती है। वो भी रॉकी से इसी तरह प्यार चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी उसे महसूस नहीं करवाया। उल्टा उसने तो उसे जानवर भी बना दिया। इधर अब निया को एहसास हो जाता है, इसीलिए वो सभी को बताती है कि वो खूनी है जो लोगों को मार रहे,
और फिर कहती है कि देखना अब रॉकी उन दोनों पर बंदूक तान देगा। वो ऐसा ही करता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे शूट करके ख़त्म कर देती है और इसके बाद उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।